गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन पार्ट थर्ड, जिसमें पढ़ते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। और स्थानीय स्वशासन के दो स्तर हमारे देश में आज विद्यमान है। पहला ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं, और दूसरा स्थानीय स्वशासन भारत में दूसरा शहरी स्थानीय स्वशासन। यानी स्थानीय स्वशासन की दो प्रणाली हमारे देश में देखने को मिलती है। पहला आपके देखते हो कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, जिसे हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, और दूसरा है शहरी स्थानीय स्वशासन। तो भारत में पंचायती राज शासन की जो प्रणाली है वो प्राचीन काल से विद्यमान है। आज कोई नई प्रणाली नहीं है। काफी पुराने समय में अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर ऐसी प्रणाली देखने को मिलती है। इसके साथ जैसे चोल शासन था, उस समय इसका आदर्श रूप देखने को मिलता है। यानी चोल वंश के समय में जो ये स्थानीय स्वशासन है, इसका एक आदर्श रूप देखने को हमें मिलता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। और जिसने पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की। अभी हम बात करेंगे त्रिस्तरीय जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार से की गई। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज शासन प्रणाली को लागू किया गया। मेहता समिति की सिफारिश करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान, जो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में प्रधानमंत्री के द्वारा इसका आगाज भी किया गया। यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत इस पंचायती राज शासन प्रणाली का उद्घाटन किया गया। और 1960 के दशक में देखें तो पंचायती राज को देश के विभिन्न राज्यों में भी अपनाया गया, किंतु राज्यों के द्वारा गठित इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, उनका कार्यकाल, निर्वाचन के तरीके आदि को लेकर के सहमति नहीं थी। और राजस्थान में मेहता समिति के द्वारा सुझाए गए त्रिस्तरीय स्वरूप को ही अपनाया गया। तो बलवंत राय जो मेहता समिति थी, उस मेहता समिति के त्रिस्तरीय जो स्वरूप हो, उस स्वरूप को ही हमारे यहाँ पर अपनाया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु कई समितियां गठित की गई थी, जिसमें आप देख रहे हैं कि 4 समितियां हैं। इन 4 समितियों के आधार पर हमारे यहाँ पर उन्होंने जो विभिन्न सिफारिशें दी थी कि भाई इन सिफारिशों के आधार पर अगर आप लागू करें तो निश्चित रूप से पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक मेहता समिति, जो 1977 में गठित की गई थी। इसने अपनी सिफारिश दी थी कि भाई पंचायती राज जो शासन है उसके 2 स्तर होने चाहिए। कितने स्तर होने चाहिए? 2 स्तर होने चाहिए। और ग्राम पंचायत के स्थान पर पंचायत मंडल की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस समिति ने अपनी पहली जो सिफारिश दी थी वो ये थी कि द्विस्तरीय पंचायत राज प्रणाली हो और ग्राम पंचायत के स्थान पर पंचायत मंडल होना चाहिए। दूसरा था कि जिला कलेक्टर को जिला परिषदों के अधीन कर दिया जाए, यानी कि जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन के अधीन कर दिया, परिषद के अधीन कर दिया जाए। तीसरा था कि इन संस्थाओं के जो चुनाव है, जो ग्राम पंचायत या जो पंचायत मंडल के जो चुनाव है वो दलगत आधार पर होने चाहिए, यानी राजनीतिक पार्टियों के आधार पर इनका चुनाव किया जाना चाहिए। चौथा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग को इनमें आरक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे SC, ST या जो महिला वर्ग है उनका जो स्थान है बिल्कुल आरक्षित होना चाहिए कि इन पदों पर केवल इन्हीं प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाए। और 5वां देखिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाए, यानी ये जो पंचायत मंडल है, पंचायत मंडलों में जो स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं गांव में, उन संस्थाओं की भूमिका को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो ये था अशोक मेहता समिति, जिसका 1977 में गठन किया गया था और उसने अपनी सिफारिशें सरकार के सामने वो रखी थी। दूसरी जो समिति गठित की गई थी वो थी आपकी GV राय समिति। 1985 में इस समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अपनी जो सिफारिशें दी थी
वो ये थी कि ग्राम पंचायतों को वित्तीय शक्तियां दी जाए। अगर ग्राम पंचायतों का निर्माण कर दिया जाए और अगर उनको वित्तीय शक्तियां नहीं प्रदान की जाए तो फिर वो अपना कार्य कैसे करेंगे, कैसे गांव में वो अपने विकास का कार्य कर सकते। इसलिए उनको वित्तीय शक्तियां ज्यादा से ज्यादा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा था राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। दूसरा सुधार समिति ने यह किया कि एक राज्य वित्त आयोग का गठन हो जो इन ग्राम पंचायतों के लिए या जो पंचायत मंडल है इनके लिए वित्त का कार्य कर सके। प्रत्येक 5 साल बाद में वित्त आयोग का गठन किया जाए जिसके कारण वो वित्त आयोग इनके लिए धन उपलब्ध करवाएगा जिसके कारण वो अपने विकास के कार्य कर सकते हैं। तीसरा था कि ये जो ग्राम पंचायतें हैं या पंचायत मंडल है इनका कार्यकाल निश्चित होना चाहिए और इस जीवीके राज्य समिति ने इनके कार्यकाल का आधार रखा था कि कम से कम इनका कार्यकाल 8 वर्ष का होना चाहिए। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का इनका कार्यकाल होना चाहिए। तीसरी जो समिति थी वो थी आपके एलन सिंह की समिति जो 1986 में गठित की गई थी और इस समिति ने यह सुझाव दिया था कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी कि जो भी पंचायत राज है उनका उल्लेख संविधान में किया जाए, कानूनन रूप से उनको एक दर्जा मिलना चाहिए ताकि इनका जो कार्यकाल फिक्स हो, इनका चुनाव भी फिक्स हो जाए। इसके साथ साथ में इनके जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होना चाहिए, किनको आरक्षण मिलना चाहिए, इन सबको संवैधानिक रूप में एक दर्जा उनको मिलना चाहिए। संवैधानिक दर्जा अगर इनको दिया जाए तो निश्चित रूप से और अधिक प्रभावी रूप से कार्य वो कर सकते हैं। और चौथी तो समिति आपकी पीके थुंगन समिति जो 1988 में गठित की गई थी, इसने भी यही बात की थी कि इन संस्थाओं को जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक ये संस्थाएं अपना प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर इन सभी समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को हमारे राज्य में लागू किया गया जिसके आधार पर पंचायत राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं को देखा जाता है। अब हमारे यहाँ पर जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उस त्रिस्तरीय व्यवस्था का रूप क्या है, उसकी रूपरेखा वो किस प्रकार की है। तो देखो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस आधार पर वो लाया गया। 73वां संविधान संशोधन ये जो 73वां संविधान संशोधन है अधिनियम यह 1952 में संसद के द्वारा पारित किया गया, यानी 1952 में संसद के द्वारा पारित किया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 24 अप्रैल 1993 को एक प्रभावी रूप में आ गया। 24 अप्रैल 1993 में प्रभावी हो गया और 24 अप्रैल को इसीलिए पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल के दिन ये लागू हो गया था, इसीलिए पंचायती राज दिवस के रूप में माना जाता है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इससे 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं क्या रही है, देखिए विशेषताएं इसकी क्या क्या विशेषता रही है। तो इसकी त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। कौन सी प्रणाली? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय प्रणाली वो लागू की गई। और ये त्रिस्तरीय प्रणाली कैसी देखिए, सबसे पहले बात करें स्तर की, स्तर, उसके बाद निर्वाचित संस्था, निर्वाचित संस्था और निर्वाचित पदाधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी। तो पहले से पर हम बात करें ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में निर्वाचित ग्राम
और ग्राम में जो निर्वाचित संस्था है उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में जो निर्वाचित पदाधिकारी होता है वो होता है सरपंच, मुखिया, गांव का जो मुखिया होता है। उसके बाद सेकेंड स्तर पर आ जाते हैं खंड, या जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। इस पर पंचायत समिति, पंचायत समिति। और पंचायत समिति में जो निर्वाचित पदाधिकारी होता है वो होता है प्रधान। प्रधान का नाम तो सुना होगा आपने। और तीसरी जो आती है वो आपकी आती है जिला। जिले में जिला परिषद होती है और जिला परिषद का जो मुखिया होता है उसे हम कहते हैं जिला प्रमुख। कलेक्टर का समझ लेना भाई, जिला प्रमुख होता है। तो ये तीसरी व्यवस्था है जो 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर अपनाई गई थी। पहला स्तर ग्राम, गांव में होती है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का जो निर्वाचित पदाधिकारी होता है वो कौन होता है? सरपंच, जो गांव का मुखिया होता है। दूसरा आपके खंड या ब्लॉक जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं, ठीक है ना। तो इस पर पंचायत समिति होती है और पंचायत समिति का जो मुखिया होता है, निर्वाचित पदाधिकारी, वो होता है प्रधान। इसके बाद होता है जिला, और जिला लेवल पर एक जिला परिषद होती है और जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिला प्रमुख कहते हैं। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है जो हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन के रूप में अपनाई गई है। एक शहरी प्रशासन होता है, शहरी प्रशासन में अलग व्यवस्था है, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वो आती है। तो ये केवल 13वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है जो केवल ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को ही अपने अधिकार को देता है और इनको ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण वो बनाने का कार्य करता है। तो अब ये जो इनके पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होता है, इनका कार्यकाल कितना है और इनमें किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये सारी की सारी को संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था उसके अंतर्गत सारी बातें इस 13वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वो लिखी गई है। तो सबसे पहला आता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन आप देखते हो कि सरपंच महोदय का चुनाव होता है, गांव के सारे जो मतदाता हैं जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित होता है सब भाग लेते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं और ऊपर चाहे वो कितने भी साल के 100 साल के क्यों ना हो। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है अच्छा, जो आप देखो ग्राम स्तर पर जो वार्ड पंच होते हैं, सरपंच होते हैं और मंडल स्तर पर जो सदस्य होते हैं और जिला परिषद के सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा सीधे निर्वाचन से किया जाता है, यानी जनता खुद अपने मत का उपयोग करती है। और साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि खंड व जिला स्तर के अध्यक्ष जो कि हमारे राज्य के क्रमशः प्रधान और जिला प्रमुख कहलाते हैं, उनका चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से ही किया जाता है। यानी सरपंच का चुनाव गांव की जनता करती है, प्रधान और जो जिला प्रमुख जो होते हैं इनका चुनाव ये चुने हुए सदस्य वो करते हैं। तो इस तरह से प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को हमारे यहाँ पर अपनाया गया है। दूसरा है आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण की व्यवस्था ये भी हमने पढ़ी थी, जो समितियां पढ़ी है उन समितियों में ये भी सिफारिश की गई थी कि SC ST महिला वर्ग को आरक्षण को दिया जाए। तो इस 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय जो प्रशासन है, प्रशासन में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कैसे की गई देखिए कि इस अधिनियम में सभी संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण है। महिला वर्ग को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था वो की गई है, ठीक है ना, 1 सीटों की। और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में इनका आरक्षण हो किया गया, यानी SC और ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में उनके यहाँ आरक्षण की व्यवस्था हो की गई है। भाई जितने SC ST की जनसंख्या होगी उसके अनुपात में उनके प्रतिनिधियों को उसमें स्थान हो दिया गया है। यह अधिनियम राज्य विधानमंडल को इसके लिए भी अधिकृत करता है कि वो संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करें। अच्छा, पिछड़ा जो वर्ग है उसके लिए भी विधानमंडलों को ये
गया है कि आप ग्रामीणों को एक कार्य वो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी इसमें आरक्षण की व्यवस्था करें, जो आपके 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो ग्राम पंचायतों में चुनाव होते हैं उनमें पिछड़े वर्ग के लिए, एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तीसरा क्या आता है, पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल अपर्चक हमारे यहाँ पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल वो निश्चित हो किया गया है। और यदि भी समय पूरा होने से पूर्व भी इनको भी विघटित किया जा सकता है, जैसे आपने लोकसभा के बारे में सुना है, विधानसभा के बारे में सुना, इसी तरह से ग्राम पंचायतों को भी हम समय से पूर्व भी इसका विघटन कर सकते हैं। इसके साथ अधिनियम में 6 माह की अवधि में नई संस्थाओं का भी गठन आवश्यक है। जैसे आप पढ़ चुके हो कि 6 माह के बाद चुनाव होना आवश्यक है, तो 6 महीने के बाद नई पंचायतों का गठन किया जाना आवश्यक है। तो कहने का है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, 5 वर्ष, और विघटन होने के 6 महीने के अंदर अंदर नई पंचायत का गठन करना भी आवश्यक है। अब आता है राज्य निर्वाचन आयोग। भी इन संस्थाओं का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य निर्वाचन आयोग। तो एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया जो इन संस्थाओं के निर्वाचन की क्या लेता है? जिम्मेदारी लेता है ना। सरपंचों का चुनाव है, प्रधान का चुनाव है, जिला प्रमुख का चुनाव है, तो इनका चुनाव करवाने के लिए एक राज्य का निर्वाचन आयोग होगा जो इनका चुनाव करवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग वो लेता है और इनका समय समय पर इनका चुनाव भी करवाता है। इसके बाद आता है राज्य वित्त आयोग का गठन। भी आपने पढ़ा था कि एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए जो इन पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करवा सके। तो राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक 5 साल प्रति 5 वर्ष पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो इन संस्थाओं के लिए राज्यपाल को इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, आय के स्रोत, धन का वितरण, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान और कर चोरी इत्यादि के बारे में क्या करता है? अनुशंसा करता है कि भाई ये जो संस्थाएं हैं इन संस्थाओं को धन कहां से उपलब्ध होगा। तो ये वित्त आयोग का कार्य है कि वो बताता है राज्यपाल को भी इन से वो अपना जो जैसे चोरी कर है या आयकर है या धन का जो वितरण है, अन्य प्रकार से ये अपना जो कार्य वो कर सकती है। तो राज्य वित्त आयोग है, प्रत्येक 5 साल बाद इसका गठन किया जाता है और इन 5 सालों में वो इन संस्थाओं को वित्त उपलब्ध करवाने के लिए राज्यपाल से अनुशंसा वो करता है। एक होता है लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण जो राज्य सरकार है इन संस्थाओं का लेखों का समय समय पर परीक्षण एवं जांच हेतु नियम भी बना सकती है कि भाई इन संस्थाओं ने कितने समय में कितना पैसा खर्च किया, कहां कितना कार्य हुआ। जैसे आपने बजट के बारे में सुना होगा, तो समय समय पर इन संस्थाओं के लेखा परीक्षण की जांच राज्य सरकार के द्वारा करवाई जाती है। तो पंचायती राज की इन संस्थाओं को मजबूती देने के लिए ही 13वां संविधान संशोधन लाया गया, जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। उसके अंतर्गत 29 कार्य समाहित किए गए, यानी 13वें संविधान संशोधन के तहत 13वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषयों को समाहित किया गया है। 29 विषयों को समाहित किया गया है, यानी ग्राम पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है और उन 29 विषयों पर वो अपने गांव का चहुमुखी विकास कर सकती है, एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में उसका विकास कर सकती है। तो
तो ये 29 विषय जैसे कृषि का विस्तार करना है, भूमि विकास, भूमि सुधार करना और लघु सिंचाई का प्रबंध करना, पशुधन है, दुग्ध व्यवसाय करना, मछली उत्पादन करना, वन्य जीव और वनों, कृषि, लघु उत्पादन करना, लघु उद्योग आदि शामिल है। खाद्य और ग्राम कुटीर उद्योग है, ग्रामीण विकास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़क, पुल, नदी, जलमार्ग, संचार के साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत विभाजन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन करना, गरीबी उन्मूलन का कार्य है। साथ साथ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय और वाचनालय है, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, मेले और बाजार हैं, स्वास्थ्य और इससे संबंधित जो भी संस्थाएं जैसे अस्पताल, प्राथमिक उपचार, उप स्वास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास कार्य है, समाज कल्याण के कार्य हैं, विशेषकर जैसे मानसिक विमुक्ति व दिव्यांगों का कल्याण करना है, समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए कार्य करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख करना। ये सभी 29 विषय हैं जिन पर ग्राम पंचायत अपने गांव में विभिन्न प्रकार के कार्य वो करवा सकती है और गांव का समूह विकास भी करवा सकती है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों को संगठित उन्हें शक्तियां और राज्य द्वारा दिए जाने का प्रावधान करता है जो उन्हें शक्तिशाली वो बनाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि भाई ग्राम पंचायतों को संगठित उन्हें ऐसी शक्तियां राज्य के द्वारा वित्त दिया जाए जिससे कि वो अपना ये जो अभी मैंने आपको 29 कार्य बताए उनका भली भांति वो कार्य कर सकती है, उनको अंजाम दे सकती है और अपने गांव को एक आदर्श ग्राम या आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में भी बना सकती है। तो इसी तरह से ये तो था कि ग्राम पंचायतें स्थानीय स्वशासन के रूप में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसके माध्यम से त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी। अब हम बात करते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन की। ये तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन था। अब बात आती है आपके शहरी स्थानीय स्वशासन की जो आपके 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत वो लाया गया, यानी 74वें संविधान संशोधन ये शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए शहरी स्थानीय स्वशासन जो 74वां संविधान संशोधन। देखो नगरों में भी स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और उसे सक्रिय बनाने के लिए 14वां संविधान संशोधन 1952 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1952 में लाया गया था और ये 1 जून 1993 में क्या हो गया? लागू हो गया, यानी 1 जून 1993 में प्रभावी हो गया, यानी इसको लागू कर दिया गया था। इसके साथ साथ शहरी निकायों में भी 3 प्रकार की संस्थाएं होती है, जैसे हमने अभी ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा, पंचायत समिति के बारे में और जिला परिषद के बारे में वो पढ़ा था। तो शहरी स्थानीय स्वशासन में भी 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपके नगर पालिका। कौन सी आती है? नगर पालिका। नगर पालिका आती है और नगर पालिका का नाम दिया गया जिसमें आबादी 10,000 से 1 लाख तक की आबादी, 10,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों को नगर पालिका घोषित किया गया। और इसका प्रमुख कौन होता है? चेयरमैन, जिसे हम नगर पालिका चेयरमैन भी कहते हैं। इसका जो प्रमुख है वो चेयरमैन कहलाता है। कौन कहलाता है? चेयरमैन। यह जनसंख्या के आधार पर समय समय पर क्या होती है? परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, नगर पालिका है तो फिर वो आगे जाकर के नगर परिषद भी बन सकती है। ये पहली स्थिति है। दूसरी में यहाँ पे अगर हम बात करें तो नगर परिषद है वो 3 लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों सरमना 3 लाख तक की संख्या वाले शहर
जिन शहरों की संख्या 3 लाख या इससे अधिक है उन क्षेत्रों को नगर परिषद वो घोषित किया गया। और इन नगर परिषदों को कई वार्डों में विभाजित किया गया। जैसे ग्राम पंचायतों को विभिन्न वार्डों में विभक्त किया जाता है, उसी तरह से नगर परिषदों को भी कई वार्डों में विभक्त कर दिया गया। और नगर परिषद का जो मुखिया है, इसका जो प्रमुख है, उसको हम नगर अध्यक्ष या सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यक्ष या सभापति, सभापति वो कहते हैं। तीसरी आपके नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम है ये 3 लाख से अधिक वाली संख्या, 3 लाख से अधिक संख्या वाले शहर। जिन शहरों की संख्या 3 लाख से अधिक है उन शहरों को नगर निगम घोषित किया गया है। और इनका जो प्रमुख है उनको हम मेयर या महापौर कहते हैं। मेयर या महापौर, मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। चौथा जो संविधान संशोधन उसमें यह प्रावधान किया गया है कि 6 माह की अवधि में इनका चुनाव किया जाना आवश्यक है। यानी किस तरह से कि एक संवैधानिक दायित्व होगा और शहरी निकायों का कार्य एवं शक्तियों के लिए संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय सम्मिलित किए गए थे। यानी इनको वित्तीय शक्ति प्रदान की गई और संविधान की 12वीं सूची के अंतर्गत संविधान की 12वीं सूची में 18 विषयों को सम्मिलित किया गया। सम्मिलित किया गया यानी ग्राम पंचायतों को 29 विषय दिए और इन शहरी निकायों को 18 विषय दिए गए। जिन इन 18 विषयों के आधार पर ये अपने, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम ही क्यों न हो, इनका चहुमुखी विकास कर सकती है। ये 18 विषय जैसे नगर नियोजन करना है, इसके साथ साथ भू उपयोग या नियमन या भवन निर्माण करना है, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं बनाना है, घरेलू औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जल प्रबंधन करना है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कचरा निर्माण का कार्य करना है, अग्निशमन सेवाएं प्रदान करनी है, नगरीय व वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंध करना है, समाज की विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्य के हितों का संरक्षण करना, गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन का कार्यक्रम करना, शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्यपरक वस्तुओं का विस्तार करना, शमशान, कब्रिस्तान, विद्युत ग्रहों या समुदाय ग्रहों का प्रबंधन करना है, पार्टी हाउस का प्रबंधन करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण करना, रोड लाइट है, पार्किंग, बस स्टॉप आदि की सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार करना और वर्कशाला या चमड़ा उद्योग का भी नियमन करना। तो ये सभी कार्य जो 18 कार्य है, ये 18 कार्य आपके इन नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद को दिए गए, जिनके माध्यम से ये अपना चहुमुखी विकास भी कर सकती है। तो ये आपके 14वां संविधान संशोधन और 13वां संविधान संशोधन यानी कि हम राज्य प्रशासन और स्थानीय स्वशासन के बारे में पूर्ण है वो अध्याय कर चुके हैं। इसमें 2 प्रश्न सबसे प्रमुख आते हैं कि 13वां संविधान संशोधन और 14वां संविधान संशोधन का वर्णन कीजिए या ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए या राज्य प्रशासन से आप क्या समझते हैं, राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां और कौन कौन से कार्य, इन सभी का विस्तार से वर्णन वो करना पड़ सकता है। ये ऐसे प्रश्न जो बड़े बड़े प्रश्न हैं और इन बड़े प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार हो कर ले। ये आपका सेकंड इकाई जो है अध्याय 4 पूर्ण होता है। आपकी 2 इकाइयां अभी पूर्ण हो चुकी है, आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें।